ओके, तो अध्याय 2 ग्लोब एवं ग्लोब अक्षांश एवं दशांतर, ये क्लास 6 JCERT से हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ग्लोब क्या है, ठीक है। तो ग्लोब को समझते हैं, चलिए। तो ये ग्लोब है, ठीक है। देखो, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप क्या होता है, आप समझो कि ये जो ग्लोब है, ये जो एक प्रकार से ग्लोब है, इसी का ही मतलब ये जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का ही एक प्रकार से ये जो है, एक प्रकार से ये रूप है क्या, ग्लोब। तो इसी को ही बोल रहा है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है, लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मान के चलो आपके जैसा ही एक क्या होता है, एक छोटा सा मोम का आपके जैसा ही पुतला बना दिया, तो वो आपका क्या, एक लघु रूप एवं वास्तविक प्रतिरूप हो गया। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। कैसे, बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जा सकता। अब देखो, ग्लोब में क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बड़े ग्लोब होता है, बड़े ग्लोब बहुत बड़ा बड़ा होता है। इतना मान के चलो कि एक इंसान जैसा भी बड़े ग्लोब होता है। आप इच्छा अनुसार कितना भी बड़ा ग्लोब बना सकते हैं, लेकिन क्या आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं? उसको हमें फिक्स बनाना पड़ेगा। मैंने देखा था एक इंसान छत के ऊपर ग्लोब बना दिया मतलब एक जो छत के ऊपर ग्लोब बना कर रख दिया। अब उसको पता नहीं क्या सोच के बना दिया, पर बना दिया। अब क्या है, पता नहीं उसे पृथ्वी से कितना ज़्यादा प्रेम है। और छोटे ग्लोब, अब छोटे ग्लोब किस तरह से होता है, एक चीज़ समझ लो। छोटे ग्लोब क्या होता है कि छोटे ग्लोब जैसे हम लोग स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम ले जाना है, इफ़ आई एम जियोग्राफी टीचर, ठीक है, तो क्या है कि मुझे आसानी से, या जियोग्राफी नहीं भी हो तो पर भी बहुत सारी चीज़ों में क्या है कि सब सब्जेक्ट समझाने पर ग्लोब का ज़रूरत पड़ ही जाता है। इंग्लिश में कुछ पृथ्वी का चैप्टर दे दिया, हिंदी में कुछ, तो ग्लोब हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या है, जियोग्राफी के टीचर हो तो उसे तो लगेगा ही ग्लोब का सबसे ज़्यादा ज़रूरत। तो जो छोटे ग्लोब होते हैं, जो ग्लोब छोटे होते हैं, उसे क्या किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं हम लोग आसानी से। कोई प्रॉब्लम है? अगर मुझे मान के चलो 60 किलोमीटर दूर जाना है, 60 किलोमीटर में कोई घर है, कोई अपना किसी जगह ग्लोब ले जाना है, तो पर भी तब उसके लिए मुझे अलग सा बैग लेना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो गुब्बारे को हमको क्या, एक गुब्बारे के लिए लेना पड़ेगा। गुब्बारे को फुलाऊंगा तो मेरा बहुत बड़ा फूल जाएगा, और गुब्बारे को छोटा करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एकदम छोटा सा, एकदम एक उंगली में समा सकता है। तो एक इस टाइप का ग्लोब आता है जो गुब्बारे फुला देने पे गुब्बारे जैसा हो जाता है। फुला देने पे कैसा हो जाता है, गुब्बारे जैसा हो जाता है। और जब उसको मतलब हवा निकाल देते तो छोटा हो जाता है। तो इस ग्लोब को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं आसानी से, है ना। तो इस टाइप एक गुब्बारे जैसा भी ग्लोब होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, ये एक ग्लोब है ना। ये क्या है, ये एक ग्लोब है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो ग्लोब है, देखो ये क्या है, ये सब पानी है, और ये क्या, ज़मीन है। तो पता है कि पूरे पृथ्वी में 3/4 भाग, तो 4 भाग अगर पानी है, सॉरी गलती मैंने बता दिया, मतलब पृथ्वी का, जस्ट अ मिनट,
तो देखो 3/, ठीक है, कि हम लोग क्या जानते हैं कि 3/4 भाग है, तो 3 भाग पानी है। अगर टोटल पृथ्वी का 4 भाग है तो 3 भाग हिस्सा क्या पानी है। इसका मतलब अगर इसको घटाएंगे तो 1 भाग जो है, 1 भाग मेरा क्या है, 1 भाग मेरा एक प्रकार से ज़मीन है। तो ये जो उभरा हुआ भाग आप लोग देख रहे हो, उभरा हुआ भाग ये सब जो देख रहे हो, ये क्या ज़मीन है, बाकी सिर्फ पानी है। समझ में आया? अब देखते हैं आगे। तो इसमें क्या दिया गया है, इसको थोड़ा पढ़ने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। कि देखो हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, तो क्या है, यह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक देखिए, यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा। प्रतिरूप जैसा, उसी के जैसा एक इमेज लगेगा। देखो तो कैसा है कि पृथ्वी का ये साइड थोड़ा सा चपटा है और ये साइड भी चपटा है और ये वाला भाग थोड़ा उभरा हुआ है। समझ में आया? मतलब थोड़ा सा क्या है, जैसे मान के चलो एक अंडा है, अंडा को सोचो, अंडा अगर इस टाइप का होता कि अंडा को स्पंज जैसा होता, तो अगर हम उसको अंडा को थोड़ा सा ऊपर और नीचे दाब पाते तो उसका पेट थोड़ा फूल जाता अंडा का। तो उसी प्रकार पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम लोग ऑरेंज का शेप भी बोलते हैं, है ना। अब देखो पढ़ते हैं आगे। तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक देखिए, आपको ये पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो ये चीज़ को समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, पृथ्वी देख रहे हो, है कि नहीं। ये सब क्या है, ये सब कुछ रेखाएं हैं। ये सब क्या है, कुछ रेखाएं हैं। ये क्या रेखाएं हैं, कौन विषुववृत्त रेखा है, कौन दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेखा है, कौन अक्षांश रेखा है, कौन देशांतर रेखा है, तो यही तो है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। तो अगर आपको पूछा जाए पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, ग्लोब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। कोई समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम, आई थिंक वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है, गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है। ये पृथ्वी तो बहुत बड़ा है ना। अगर हम लोग एक किसी कोने में बैठे हुए हैं पृथ्वी का, एक छोटा सा घर के अंदर किसी कोने में, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी गांव, किसी शहर के किसी जगह में, एक छोटे से जगह में बैठे हुए हैं, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। आप मान के चलो आप एक गांव में रहते हो। एक गांव में आप एक गांव के अंदर ब्लॉक होता है, तो उसके अंदर कितना गांव होता है। फिर मान के चलो अगर गांव है तो विधानसभा क्षेत्र होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे गांव होगा, है ना। और आप एक छोटे से गांव में हैं। अगर आप शहर में हो तो एक छोटे से शहर के किसी कोने में हो, तो सोचो पूरे भारत में इतने सारे राज्य हैं, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश है। उस भारत में आप एक छोटे से गांव में बैठे हुए हो, तो भारत में सोचो इतना सारा क्या है। अब भारत जैसा कितना कितना देश है कि नहीं। अब इतना बड़ा देश, इतना सारा देश है,
और मान के चलो सिर्फ ज़मीन में हम लोग रहते हैं तो पानी भी है साथ में, है ना। तो इतना बड़ा पृथ्वी में आप कितना छोटा हो आप सोच सकते हो, बहुत ही छोटा हो। तो क्या है कि ग्लोब पृथ्वी का किसी स्थान का निर्धारण, ग्लोब पर पृथ्वी का किसी स्थान का निर्धारण करना कठिन होता है। तो पूरे पृथ्वी में कोई भी जो निश्चित स्थान है उसको ग्लोब द्वारा निश्चित करना काफ़ी कठिन होता है। अब हम लोग आगे की जानकारी लेते हैं। तो देखो, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की, देखो यहाँ से, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। आप ग्लोब को देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहते हैं, और ग्लोब के ये दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तरी ध्रुव, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, इस चीज़ को समझो कि मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक सुई गुजरा हुआ है। तो ये जो एक जगह है और ये जो एक जगह है, इसको पृथ्वी का क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्ष। समझ में आया। और ये जो सुई गया है तो ऊपर की ओर हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, और नीचे की ओर को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव हम लोग बोलेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे की जानकारी लेते हैं। यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होता है। क्या पृथ्वी में सुई घुसा हुआ है? नहीं है। ये तो हम लोग का एक इमेजिनरी कल्पना शक्ति है कि पृथ्वी के अंदर मान के चलो इस तरह से सुई घुसा हुआ है, इस तरह से सुई घुसा हुआ है। लेकिन क्या ओरिजिनल में कोई सुई घुसा हुआ है? पृथ्वी के छोटा सा है जो सुई घुसा देंगे उसके अंदर, नहीं घुसा सकते। तो हम लोग आगे जानते हैं कि क्या होता है। तो यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होता है, वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। अब अक्ष पर चारों ओर कैसे घूमती है उसको समझाते हैं, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, देखो ये लाइन समझो, काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती है, ठीक। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहलाती है। ये जो एक रेखा गया है, देखो ये बीच में पीला कलर का है कि नहीं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसका 0 डिग्री माना जाता है। तो ये बीच बीच में एक लाइन माने हुए है कि इस तरह से एक लाइन है। तो देखो, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो जो एक बीच बीच में लाइन भेजे हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूमती है, एक बात मैंने बताया कि बाद में बताएंगे। देखो, ग्लोब को अगर मैं घुमाऊंगा, ग्लोब को मैं ध्यान से देखो कि ग्लोब को अगर मैं घुमाता हूँ तो वो कैसे घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो वो कहाँ पर घूम रहा है, इस कोने में, इस कोने में, है ना, इस कोने में, इस कोने में घूम रहा है, इस कोने में और इस कोने में वो घूम रहा है। क्या वो सीधा हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। तो वो अपने अक्ष पर घूमते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे के पेज में क्या दिया गया है। देखो, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? जो बीच में विषुवत रेखा है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर की ओर है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे की ओर है तो दक्षिणी गोलार्ध।
गोलार्ध क्या है? देखो, एक जो गोला होता है, पृथ्वी एक गोला जैसा है, गोला मतलब गोल है, गोल से गोला आया है, और गोला का आधा तो गोल जोड़ अर्धक तो गोलार्ध, समझ में आया? तो इसीलिए ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आ गया? विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाता है। तो ये लाइन याद रखना, यहाँ से विषुवत रेखा से ध्रुव तक, देखो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश मतलब क्या होता है, रेखा कहलाते हैं। इसको समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। अब देखो, यहाँ पर एक माला जैसा दिख रहा है आपको, है कि नहीं? कितना डिग्री है? 0 डिग्री कर एक वृत्त कर एक, क्या है कि इस टाइप से ये गोल है। तो पृथ्वी का देखो, ये एक वृत्त इस टाइप से गोल है, ये भी इस टाइप से गोल है, क्योंकि उधर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये भी इस टाइप से गोल है, ये भी इस टाइप से गोल है, तो गोल गोल करके वृत्त है। तो बस वही तो है, यही तो है अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, क्योंकि ये लेटा हुआ रेखा है। देखो लेटा लेटा है कि नहीं, लेट के है, सो रहा है जैसे, तो ये लेटा हुआ रेखा है, इसके लिए लैटिट्यूड। और जो इस टाइप से रहता है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो लंबा लंबा है। ठीक है, याद रखने में बहुत ही आसान होता है, लेकिन भी बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि थोड़ा देखते हैं, वेट। तो देखो, यह विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा पृथ्वी के विभिन्न स्थिति को बताने में महत्वपूर्ण संदर्भ निभाते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर अक्षांश रेखा कहलाता है। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पता चल गया? अब पता चलेगा कि नहीं? जो लेटा हुआ रहता है। अक्षांशों को अंश डिग्री में मापा जाता है। विषुवत को 0 अंश मतलब 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया गया है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की केंद्रीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। चूँकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धभागों में बांटती है, तो ये अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। यह अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं की अक्षांश समांतर रेखाएं एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश समानांतर रेखाएं कहलाते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ याद रख लेना कि ये जो रेखा बनते हैं वो कितने डिग्री पर बनते हैं, 1 डिग्री करके दूरी पर बनते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन यहाँ तक क्या है, कौन ये कंप्लेन क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री तक वो है। कितने डिग्री तक है, 90 डिग्री तक है। मतलब ये साइड में टोटल 90 है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का भी है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पे। थोड़ा इसको मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो थोड़ा यहाँ पे जो है इसको ही समझ लेते हैं कि क्या है।
तो यह कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। सामान्यतः इसे नॉर्थ साउथ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23 डिग्री हाफ मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची के लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका, रांची एवं लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, परंतु रांची का 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एवं लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181, उसके साथ देखो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर और विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से वृत्त के आकार घटते जाता है। तो विषुवत वृत्त के उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है, जिसे चित्र 2.4 में दर्शाया गया है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में इसको समझाता हूँ कि यहाँ से समझो, ये जो देख रहे हो आप इस टाइप का लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और ऊपर से और क्या है, ये इस टाइप से क्या है, ये देशांतर रेखा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब मान के चलो इस जगह पर कोई पॉइंट है, इस जगह पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि वो पृथ्वी के किस भाग पर है। तो समझ में आ गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है। देखो ये देख रहे हो, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, दिख रहा है आप लोगों को सब कोई, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है कि नहीं, ये सब लॉन्गिट्यूड है। और ये क्या है, ये लैटिट्यूड है। तो जब ये दोनों रेखाएं मिल जाते हैं तो किस टाइप का बना जाता है, इस टाइप का दिखता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और ये देखो भारत का मानचित्र में भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, जो सीधा सीधा लंबा लाइन है, इसको हम लोग क्या लैटिट्यूड बोलेंगे, और सामने और क्या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, है ना। तो इसी कारण हम लोग भारत का मान के चलो, ये जो रेखा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा जगह है, कौन सा देश है। अगर मान के चलो मुझे कोई देश से मेरे भारत पे कोई मिसाइल छोड़ना चाहता है, वैसे कोई छोड़ने का दम नहीं रखता है, लेकिन मान के चलो क्या किया, कोई प्लानिंग किया, चाइना ने प्लानिंग किया कि भारत के यहाँ पर मिसाइल फेंकेंगे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर लॉक कर दिया, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतना डिग्री लैटिट्यूड। वो लोग नहीं बोलेंगे जाओ तुम भारत के ये जो है उत्तर प्रदेश के नीचे जगह जो है, इस जगह को मार के आओ, या वो नहीं बोलेगा कि तुम जाओ गुजरात में मार के आओ। वो लोग क्या सेट करेगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेट करेगा। और जब सेट करेगा तो एक्यूरेट जितना पिन पॉइंट पे सेट करेगा उसी जगह पर ही जाके हिट करेगा। समझ में आया। एक चीज़ बता दूं कि एक्चुअली जो ये 1 डिग्री होता है, देखो ये 28 डिग्री और सॉरी क्या है, मान के चलो 1 डिग्री का जो अंतर होता है, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक गैप, मान के चलो ये 1 डिग्री का गैप है। कितना डिग्री का गैप है, 1 डिग्री। कितना डिग्री का गैप है, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री का गैप का मान कितना है पता है, कितना किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। मतलब 111 किलोमीटर मान के चलो, आप सोच सकते हो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से लेके 111 किलोमीटर कितना दूरी पर है। तो एक रेखा दूसरे रेखा के बीच का अंतर हम लोग कितना माने हैं, कितना माने हैं, कितना माना है, 111 डिग्री का अंतर है, मतलब 111 किलोमीटर का अंतर है। देखो यही चीज़ जो लिखाया गया है, देखो इधर देखो, तो यही चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा था। ये थोड़ा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा था उस वक्त, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि देखो ये जो दिख रहा है आप लोग भी एक डिग्री दो मान के चलो, ये 20 के 40,
तो ये मान के चलो 1 डिग्री का अंतर है, तो ये 1 डिग्री का अंतर पता है कितना है? 1 डिग्री का अंतर ही है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। समझ में आया? और एक चीज़ याद रखना, ये 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी 23.5 डिग्री, देखो ये पृथ्वी क्या सीधा है? ये झुका हुआ है। किस टाइप से है? ये झुका हुआ है इस टाइप से। तो वो देखो, अगर सीधा हम लोग ये एंगल बनाए ना, तो वो पृथ्वी कितना झुका हुआ है अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी के कारण पता है जो हम लोग का जो दिन रात जो होता है ना, इसमें बहुत बड़ा फेरबदल, ये अगर झुका हुआ नहीं रहता ना तो दिन रात में बहुत सारा फेरबदल हो जाता। ठीक है, तो ये पृथ्वी कैसा है? झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे इस टाइप से। ऐसा नहीं कि सीधा है पृथ्वी, वो अक्ष पर अपने झुका हुआ है, ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे पृथ्वी का, जो पृथ्वी उस टाइप से घूम रहा है। समझ में आया? हाँ या ना? चलो देखो, अब और एक देते हैं, और एक एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जो देखो क्या है कि यहाँ पे देखो पृथ्वी का एक एंगल दिख रहा है एंगल। तो ये झुका हुआ एंगल को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, मान के चलो। ठीक है, अब देखो, तो इस तरह से क्या है कि पृथ्वी कितना डिग्री पे एंगल पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है, अब देखो, ये लाइन को समझो। ये दिख रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर है। दूरी कितना है? 111 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा उत्तर अथवा दक्षिण, देखो कितना इसमें कितना है, कुल कितना अक्षांश रेखा है? 181। कितना है? 181। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है? 181 रेखा कैसे हो रहा है? देखो सिंपल, अब दिमाग लगाना, ध्यान मत भटकाना, समझाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो यहाँ पर एक क्या है, लाइन मैंने खींच दिया, इधर देखो लाइन मैंने खींच दिया और इधर एक लाइन खींच दिया। क्या ये 90 डिग्री एंगल नहीं होगा? सीधा सीधी कौन कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ से लेके 90 तक तो कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ कि नहीं? 90 डिग्री हुआ। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि पृथ्वी ऊपर से जो यहाँ से हम लोग खींचे, 1 लाइन खींचे, 2 लाइन खींचे, तो 90 लाइन इधर से हो गया और नीचे साइड भी 90 लाइन हो गया। ध्यान से देखो, ऊपर भी 90 लाइन, नीचे भी 90 लाइन और बीच में 0 लाइन। तो कितना हुआ? ऊपर 90, नीचे 90, 90 90 कितना हुआ? 80 और 1 जोड़ देंगे तो 181। तो कितना देखो, आप देखो यहाँ पर देखो, अब पता चल रहा है कि हम जो बता रहे थे कि कुल देखो कुल कितना रेखा है, कुल कितना? 181। 90 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऊपर और पृथ्वी के बीच में भाग का दे दो, वहाँ से एक लंबा सा रेखा खींच दिया है 90 डिग्री का। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 को ये हो गया, रेखा हो गया अक्षांश रेखा। और नीचे तरफ भी 90 और बीच में 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को छोड़ देगा घर में। तो 90 90 कितना होता है? 9 9 जा 18। तो 90 90 180 और एक 0 डिग्री मिलकर 181। तो कितना रेखा हो गया? 181। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इज दैट क्लियर व्हाट आई वांट टू से? और मैंने क्या बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इतना भी समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज़, और क्या है एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच कितना किलोमीटर दूरी है? 111 किलोमीटर दूरी है। ये भी समझ में आ गया? ओवरऑल पृथ्वी गोल है, उसमें 3 भाग पानी है, 4 भाग, अगर पूरा पृथ्वी 4 भागों में भाग कर दिया तो 3 भाग पानी है और 1 भाग ज़मीन है।
उस एक भाग ज़मीन में हम लोग रहते हैं और इतना सारा देश है जिसमें 5 कॉन्टिनेंट है। समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको मैं पिक्चर वाइज समझाने का कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज मिले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।